हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, IREL डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल इसी पोस्ट के लिए मैंने जो सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया हो उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। ऑलरेडी पार्ट 1 एंड 2 में मैं 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ आपके साथ विथ PDF। इसका जो PDF मेरा टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर PDF ले सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए, इस वीडियो में 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ विथ रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना है, ठीक है। एंड PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। एंड ये जो प्लेलिस्ट कैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने पड़ेगा, उसका स्ट्रेटेजी क्या होगा, एंड ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 उसका प्लेलिस्ट भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में विजिट कर भी आप देख सकते हैं प्रीवियस जो वीडियो। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो गिवन एग्जांपल है, जो ABCD करके जो डिफरेंट एग्जांपल दिया है, इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है वो आपको पूछा है, ठीक है। तो देखिए, वॉल्यूम जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेगा वो है टोटल मास टोटल एनर्जी, जो है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके साथ हीट एंथैल्पी एंट्रोपी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। ये आपको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हीट एंथैल्पी एंट्रोपी टोटल मास टोटल एनर्जी, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। आते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज। तो एब्सोल्यूट जो जीरो टेम्परेचर है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या रहेगा? उसका वैल्यू रहेगा -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये डिग्री है, ठीक है। 273 डिग्री सेल्सियस जो है वो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू, ठीक है। तो 1 mm जो Hg का जो कॉलम है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है वो कितना प्रेशर डालेगा, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है उसका वैल्यू है वो 4.187, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सभी इंफॉर्मेटिव अगर आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या है, ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा एंड इसको फ्रीक्वेंटली देखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि आपको याद रहेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है द हीट एंड मैकेनिकल एनर्जीज आर म्यूचुअली कन्वर्शिएबल, ठीक है। हम लोग जानते हैं हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी जो है वो म्यूचुअली कन्वर्शिएबल। एंड इसको कौन सा लॉ में आते हैं? हीट एंड मैकेनिकल वर्क और म्यूचुअली कन्वर्शिएबल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में के अंदर आते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हीट एंड मैकेनिकल वर्क जो है म्यूचुअली कन्वर्शिएबल, ठीक है, एक कौन सा साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है? ये साइंटिस्ट जूल्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्शिएबल, ये साइंटिस्ट जूल्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या पूछा है? व्हेन टू बॉडीज आर थर्मली इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडीज, ठीक है। दोनों बॉडी है, वो जो दोनों बॉडी वो थर्ड कोई बॉडी से थर्मली इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो थर्मली इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोलते जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है this law states that when two bodies are thermally equilibrium with third body, they are also thermally equilibrium with each other, ठीक है। अगर दोनों बॉडी कोई तीसरा बॉडी से थर्मली इक्विलिब्रियम है, देन दोनों बॉडी जो है वो भी एक के साथ दूसरा जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। एंड ये जो स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एंड हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्शिएबल, ये कौन सा लॉ में आते हैं? ये आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दोनों साइंटिस्ट का स्टेटमेंट में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है।
पहला जो साइंटिस्ट का जो नाम लेना पड़ेगा वो है केल्विन प्लैंक्स, ठीक है। एंड सेकेंड जो साइंटिस्ट का नाम जो लेना पड़ेगा वो है क्लॉसियस, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट से हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है व्हेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर का एक एग्जाम्पल है आपके सामने, तो उसका आंसर हो जाएगा बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, ठीक है। बैबकॉक एंड विल्कॉक्स जो बॉयलर है ये है एक वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल। तो देखिए फ्रेंड्स, वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर क्या है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है उस ट्यूब के अंदर रहते हैं वाटर एंड इसका सराउंडिंग में हॉट फ्लेम, हॉट फ्लूगस रहते हैं, ठीक है। एंड देखिए जो फायर ट्यूब बॉयलर है वो फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर क्या है, जो फ्लू गैस है वो ट्यूब के अंदर में फ्लो होता है, ठीक है। एंड उसका सराउंडेड रहता है वाटर से, ठीक है। तो वाटर ट्यूब के बॉयलर के अंदर वाटर रहते हैं एंड फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो हॉट फ्लू गैस है वो रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो एग्जाम्पल है इसमें से कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर का एक एग्जाम्पल आपको पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, ठीक है। यह एक वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फायर ट्यूब बॉयलर। पहले पूछा है वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल एंड उसके बाद पूछा है एक इसमें से कौन सा है, ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर का जो ऑप्शन है, जो गिवन ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल जो है लैंसेशियर बॉयलर, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाटर ट्यूब बॉयलर जो है, डिफरेंट वाटर ट्यूब बॉयलर एंड डिफरेंट फायर ट्यूब जो बॉयलर है, ठीक है, उसका जो डिफरेंट नेम है वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा एंड उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पर आता है 2-3 नाम आपका सामने आ जाएगा, उसमें से आपको पूछेगा इसमें से कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल है, इसमें से कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल है। तो अगर आपका नाम, आपका क्लासिफिकेशन जो है वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर का जो डिफरेंट नेम है वो आपको अच्छा से याद नहीं है तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर का जो एग्जाम्पल एंड फायर ट्यूब बॉयलर का जो एग्जाम्पल वो अच्छे से देख लेना। उसके बाद आता है फायर ट्यूब बॉयलर आर लिमिटेड टू मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर, ठीक है। तो फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर जो रहते हैं उसका वैल्यू क्या है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन बी 1.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है इन फोर्स्ड सर्कुलेशन स्टीम बॉयलर, ठीक है। तो एक फोर्स्ड सर्कुलेशन स्टीम बॉयलर है, द फोर्स इज अप्लाइड। तो फोर्स सर्कुलेशन स्टीम बॉयलर में जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो किस काम के लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा टू सर्कुलेट द वाटर। तो फोर्स सर्कुलेशन में वाटर को सर्कुलेट करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 पर जो पूछा है वाटर ट्यूब बॉयलर आर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही समझा हो, ठीक है। जो बॉयलर जो ट्यूब होगा, ठीक है, मान लीजिए वाटर ट्यूब है तो वाटर ट्यूब का बॉयलर जो है तो ट्यूब के अंदर वाटर रहेगा एंड फायर ट्यूब में ट्यूब के अंदर ड्राई फ्लू गैस रहेगा, ठीक है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में बॉयलर का बाहर अंदर में अगर ट्यूब के अंदर अगर वाटर है तो बाहर के में क्या रहेगा, ठीक है, बाहर में रहेगा फायर ड्राई फ्लू गैस, ठीक है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर एक्सटर्नली फायर्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 71। इसका अगर वाटर से छोड़ के इधर में अगर आता था फायर ट्यूब बॉयलर आर, तो फायर ट्यूब बॉयलर इंटरनली फायर्ड होगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है द स्टीम नोजल कन्वर्ट, ठीक है। नोजल से एक क्वेश्चन है, स्टीम नोजल किसको किस में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टीम नोजल जो है वो हीट एनर्जी ऑफ स्टीम को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम नोजल कन्वर्ट करते हैं क्या, हीट एनर्जी ऑफ स्टीम, स्टीम का जो हीट एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन ए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम नोजल फॉलोज। तो स्टीम नोजल जो है उसमें जो एक्सपेंशन होता है वो कौन सा प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ स्टीम नोजल इज फॉलोज। स्टीम नोजल में जो एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा थ्योरी, कौन सा साइकिल के अंदर आता है एक्सपेंशन। तो उसका आंसर हो जाएगा रैनकिन साइकिल। स्टीम नोजल को हम रैनकिन साइकिल से डिफाइन करते हैं। स्टीम नोजल में जो एक्सपेंशन होता है वो रैनकिन साइकिल से हम डिफाइन करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है द स्टीम एंटर्स द नोजल एट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टीम जो है वो नोजल में
किस कंडीशन में एंटर करते हैं एंड नोजल से किस कंडीशन में बाहर निकलता है। खूब ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। तो 74 जो है उसका आंसर हो जाएगा ए। तो स्टीम जो है एंटर करते हैं नोजल में हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी लेकर, हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी लेकर स्टीम जो है वो नोजल में एंटर करते हैं। स्टीम एंटर्स द नोजल हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी, ऑप्शन है ए हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है फ्लो थ्रू नोजल इज रिग्रेड एज, ठीक है ठीक है। तो जो नोजल में जो फ्लो होता है वो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइसेंट्रोपिक फ्लो। कौन सा प्रोसेस के अंदर आता है, जो नोजल के अंदर जो फ्लो होता है वो कौन सा प्रोसेस के अंदर आता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के, आइसेंट्रोपिक फ्लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है द स्टीम लीव्स एट द नोजल। पहले आया है क्वेश्चन स्टीम एंटर इनटू द नोजल, उसका आंसर आया था हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी। एंड इसमें पूछा है, अब पूछा है द स्टीम लीव्स द नोजल, तो उसका आंसर हो जाएगा लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी। स्टीम नोजल से लो प्रेशर लेके एंड हाई वेलोसिटी लेके बाहर निकलता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है द रेशियो ऑफ यूजफुल हीट टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इज कॉल्ड। तो यूजफुल हीट ड्रॉप एंड आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप का जो रेशियो है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नोजल एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें से आंसर हो जाएगा नोजल एफिशिएंसी। यूजफुल हीट ड्रॉप एंड आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप का जो रेशियो है उसको बोलते हैं हम नोजल एफिशिएंसी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा है द वर्किंग प्रेशर एंड द टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर ऑफ इंटरनली कॉम्बशन इंजन इज एज कंपेयर टू स्टीम इंजन। जो आईसी इंजन है, इंटरनली कॉम्बशन इंजन है, उसमें वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर सिलेंडर का अंदर क्या रहता है एज कंपेयर टू स्टीम इंजन। स्टीम इंजन से ज़्यादा रहते हैं, कम रहते हैं या खूब ही ज़्यादा रहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। 78 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है इन ए 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल कंप्लीटेड। तो देखिए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो है वो क्रैंकशाफ्ट का दो रिवोल्यूशन में, ठीक है, 4 जो स्ट्रोक कंप्लीट होता है। पहला जो रिवोल्यूशन है उसमें सक्शन होता है एंड कंप्रेशन होता है, एंड दूसरा जो रिवोल्यूशन है उसमें एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट होता है। तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्रैंकशाफ्ट का दो रिवोल्यूशन होगा, उसमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा 79 का बी, 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। 2 रिवोल्यूशन में पूरा जो वर्किंग साइकिल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 780 पर। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो देखिए थर्मल एफिशिएंसी जो है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का वो लेस होगा 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन से ले, अगर कंपेयर करते हैं हम। अगर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के साथ 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का हम कंपेयर करते हैं थर्मल एफिशिएंसी के बारे में, तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होगा 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के हिसाब से। एंड देखिए ये 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होगा क्योंकि इधर में मूविंग पार्ट्स कम रहते हैं, इसीलिए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन से, मैकेनिकल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन से ज़्यादा होगा, ठीक है, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का। एंड अगर थर्मल एफिशिएंसी का बात आता है तो थर्मल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है थियोरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड स्टैंडर्ड एयर एंड पेट्रोल। तो देखिए ये जो एयर एंड पेट्रोल का जो मिक्सचर है, ठीक है, उसका रेशियो कैसे रहता है 15:1, ठीक है। तो ये थियोरेटिकली करेक्ट एयर एंड पेट्रोल, देखिए ये जो एयर एंड पेट्रोल का रेशियो पहले 15 पार्ट एयर रहता है एंड 1 पार्ट पेट्रोल रहता है। तो थियोरेटिकली करेक्ट एयर एंड फ्यूल का जो रेशियो होता है वो 15:1 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन द चार्ज इज इग्निटेड एट। तो देखिए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, ठीक है, भाल्व टाइमिंग डायग्राम आपका अगर याद है तो उसमें से आपको देखने को मिलेगा जो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है उसमें जो चार्ज है, ठीक है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में जो इग्निशन होता है, जो स्पार्क होता है, ठीक है, वो कौन सा कंडीशन में होता है 30 डिग्री बिफोर होता है टॉप डेड सेंटर का। तो टॉप डेड सेंटर जो मान लीजिए ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें ऊपर वाला लाइन है टॉप डेड सेंटर एंड नीचे वाला जो लाइन है बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो ये टॉप डेड सेंटर का 30 डिग्री पहले ऐसे कुछ कंडीशन में इग्निशन होता है, ठीक है।
तो उसका आंसर हो जाएगा ए, 82 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 जब में जो क्वेश्चन पूछा है, द इनलेट वाल्व ऑफ ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कॉम्बशन इंजन रिमेन्स ओपन। तो देखिए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो है उसमें जो इनलेट वाल्व है वो 230 डिग्री 230 डिग्री तक ओपन रहता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 में पूछा है द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो इज, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्रिक जो रेशियो है वो केमिकली करेक्ट एयर एंड फ्यूल का रेशियो है, ठीक है। एंड ये जो करेक्ट एयर एंड फ्यूल जो रेशियो है ये है बाय वॉल्यूम, नॉट बाय वेट, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, वेट से नहीं, वॉल्यूम से। केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो वॉल्यूम से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू। तो हीट ट्रांसफर जो होते हैं वो कौन सा थर्मोडायनामिक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, कौन सा थर्मोडायनामिक लॉ को फॉलो करके होता है, वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करते हैं हीट ट्रांसफर। एंड जो हीट ट्रांसफर होते हैं कौन सा मोड में होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों फॉर्म में हीट ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 में पूछा है द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मॉलिक्यूलर कॉलिशन। तो मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूलर कॉलिशन के माध्यम से कौन सा हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन जो प्रोसेस है उसमें मॉलिक्यूलर कॉन्वेक्शन के माध्यम से हीट ट्रांसफर होता है। एंड कॉन्वेक्शन जो है ज़्यादातर लिक्विड में ही कॉन्वेक्शन फॉर्म में हीट ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 में पूछा है द हीट ऑफ सन रीचेस टू अर्थ। तो सन से अर्थ तक जो हीट आते हैं ये कौन सा प्रोसेस में आते हैं, रेडिएशन प्रोसेस में। क्योंकि सन एंड अर्थ के बीच में बहुत सारा माध्यम है एंड बहुत सारा इलाका है, ऐसा कुछ कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। तो रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफर प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडिया और कोई माध्यम नहीं रहते लगते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन प्रोसेस से सन से अर्थ तक हीट आते हैं, क्योंकि रेडिएशन प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो रेडिएशन प्रोसेस में सन से अर्थ तक हीट आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 में पूछा है द हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज। ये जो स्टेटमेंट, ये कौन सा स्टेटमेंट है, कौन साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस स्टेटमेंट को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऐसा स्टेटमेंट हिसाब से जानते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 में पूछा है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट है ये है जूल पर मीटर पर केल्विन सेकेंड, ठीक है। जे बाई एम के एस और डब्ल्यू बाई एम के भी हम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल्स विथ राइज इन टेम्परेचर। तो सॉलिड मेटल में थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ इसका रिलेशन कैसा रहता है, तो इसका रिलेशन होगा डिक्रीज। तो सॉलिड एंड मेटल जो है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, एंड अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना एंड लाइक भी कर देना एक, एंड फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना। एंड इसका पीडीएफ को भी अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग SSTSC।